फिर जो भी होगा फिर बाद में देखते हैं। अपने चैप्टर पर लेकर के आता हूँ मैं। तो जो कल का जो चैप्टर था, अपने अपने माइक ज़रा बंद कर लीजिएगा तो आवाज़ सभी को बराबर मिलेगा, ठीक है? नहीं तो मैं यहाँ से बंद करूँगा, सॉरी, ठीक है? अब देखिए, जो कल का जो हमारा प्लांट था, जो नाइस्टोडियम ऑफिसनालिस था, ऑफिसनालिस में हम बताए थे कि कितने तरह के हमारा प्रॉपर्टी पाया जाता है, कितने तरह के केमिकल पाया जाता है, कि जो कैल्शियम, मिनरल्स, प्रोटीन और कैलोरी क्या क्या पाया जाता है, विटामिन सी, है ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये पूरा पाया जाता है, सबको बताया था कल इक्वल में 100 ग्राम में डिफिनेशन किया था। यानी 100 ग्राम अगर हम नाइस्टोडियम ऑफिसनालिस को हम अगर लेते हैं तो हमारा कितना कितना ग्राम लिया जाता है। तीसरे, जैसा हम मॉडर्न साइंस को जब मेडिसिन देखते हैं तो कोई भी मेडिसिन जब बनाता है तो उसमें एक 5 ml का कंटेंट बताता है, और उसमें 5 ml के कंटेंट बताने के बाद लिखता है कि 120 mg पैरासेटामोल इन ईच 5 ml, उसमें लिखता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर बच्चे को अगर 250 mg टैबलेट देना है या 250 mg सस्पेंशन देना, सिरप देना है, तो उसमें 5 ml में आप जितना छोटा भी बच्चा रहे उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप मेडिकेशन का आप कंटेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे को मेडिसिन बॉडी में कितना जा रहा है। तो अगर ये चीज़ को अगर हम समझ लिए कि मतलब यानी हमारा कंटेंट क्या होता है, जैसे हम सपोज डेट मान के चलिए हम कोई ड्रॉप को बोलेंगे कि D3 का 1 ड्रॉप अगर 1 लीटर पानी में डालेंगे और 1 ड्रॉप को 1 कप पानी में डालेंगे और बगैर हलाए हुए अगर दे दिए, अगर सिर्फ मिक्स करके दे दिए, तो आपको सेम कंटेंट जाएगा, यानी उसमें पोटेंसी का आप चेंजिंग वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम अगर स्ट्रोक लगा देंगे तो आपका ये कंटेंट वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो मेडिसिन्स का काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें बताया गया था कि 100 mg में क्यों कितना पाया जाता है, जिसमें हमारा कुछ केमिकल जो है सो हमारा इसमें पाया जाता था, कि उसके बारे में बताएंगे आज आपको, ठीक है? मेन प्रॉपर्टी ऑफ द नाइस्टोडियम, यानी नाइस्टोडियम ऑफिसनाली में कौन कौन सा मेन प्रॉपर्टी है कि जो हमारी बॉडी के लिए और कितने लाभदायक और कितने डिजीज़ के लिए अफेक्टेड होता है, जिसके रूप में हम जान सकते हैं। जैसे कहता है कि एक जो केमिकल पाया था एंटी माइक्रोबियल का मतलब कि नहीं, माइक्रोबियल का मतलब कि नहीं, माइक्रो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाला, अगेंस्ट काम करने का मतलब ये हुआ उससे लड़ने के लिए, यानी उससे डिफेटेड करने के लिए हम रेडी हैं, यानी उससे लड़ने के लिए और उसको हराने के लिए हम रेडी हैं। तो एंटी मायोबैक्टीरियल इसमें केमिकल पाया जाता है। यह बैक्टीरिया और फंगी को रोकता है। 2 तरह से होता है, एक डिजीज़ को हम मार देते हैं, एक डिजीज़ को हम रोकते हैं। तो हमारा मेडिसिन जो है सो 2 कंटेंट में बताता है। जैसे हम अभी बताए कि अभी रिमोटॉइड अर्थराइटिस के पास अगर बात करें पॉइंट पे, तो क्या बताया गया कि S5 का 1000, F1 का 1000 क्या करा, वो बैक्टीरिया को मारा नहीं, वो जो स्प्रेड हो रहा था उसको वो रोका। जब रोका तो जो मोर एक्टिव जो हमारा काम कर रहा था, अगेंस्ट हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा था, वो काम करना बंद कर दिया, वो रोक दिया। तो रोक देने के बाद महसूस ये होता है कि हमारा डिजीज़ कम हो रहा है, इसीलिए रिलैक्स हो जाता है आपको, ठीक है? कहता है इसमें आइसोथायोसाइनेट होता है जो इन्फेक्शन से लड़ता है, ठीक है? एंटीऑक्सीडेंट। अब दूसरा कहता है एंटीऑक्सीडेंट कितना इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए। कोई भी अगर बच्चा अगर जिसका वेट गेन नहीं होता है, खाना नहीं खाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं करता है, तो सीधा मतलब उस पेशेंट को क्या देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा ऑक्सीडेशंस को कराना, ऑक्सीटॉक्सिन को मेंटेन करना, यानी हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रमोट करना, प्रोड्यूस करना। तो एनर्जी यानी सेल को एक्टिव करना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव करना, है ना? तो उस तरह से काम करता है। कहता बॉडी को हार्मफुल रेडिकल को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारी बॉडी को रेडिकल हार्मफुल केमिकल को कम करता है, और विटामिन सी और फॉर्मेशन करता है, और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी ये चीज़ को प्रोमोट करता है। यानी जो उसके पीछे जो राउंड लगाता है, ये पकड़े हुए रहता है, जकड़े हुए रहता है, जो हार्मफुल हमारा
रेडिकल्स, केमिकल्स, वो जो है सो उसको रिड्यूस कर देता है और उसको आज़ाद छोड़ जाता है, जो हमारा बॉडी में केमिकल काम करना बेहतर तरीके से शुरू कर देता है। दूसरा कहता है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है कि एंटी अगेंस्ट ऑफ द इन्फ्लामेशन पे काम करने के लिए, यानी जहाँ पे सूजन हो रहा है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब उस होना क्या होता है, सूजन होना। अब सूजन होने का मतलब क्या होता है, हम स्वेलिंग जो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि स्वेलिंग में कितने कंटेंट होता है, क्या रीजन से स्वेलिंग होता है। अभी बताया गया था कुछ दिन पहले कि इन्फ्लामेशन, अगर किसी को बॉडी में अगर पूरी स्वेलिंग हो रहा है, कल बताया था एडिमा के रूप में डिस्कस हुआ था हमारे जसविंदर सर से कि एक एडिमा होता है जो पैरों में सिर्फ स्वेलिंग होता है और एक एडिमा होता है कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग होता है। तो दोनों को कंटेंट जब समझा गया तो दोनों को अलग अलग तरीके से देखा गया। दूसरी बात है कि जो बॉडी के अगर हार्ट से नीचे स्वेलिंग हो रहा है, हार्ट के ऊपर नहीं स्वेलिंग हो रहा है, उसका कंटेंट अलग होता है। अगर किसी को मतलब यानी पूरी बॉडी सही रहता है लेकिन सिर्फ खाली फेस का स्वेलिंग होता है, उसका अलग होता है। सबका तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें जो आपको एक केमिकल पाया जाता है कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी अगेंस्ट काम करने का काम करता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, यानी सूजन को करता है। तभी तो हम H2C2A2L1 बाई देते हैं, 200 देने के बाद हम पूरी बॉडी को स्वेलिंग को कम कर देते हैं। H2 का हम इसलिए नाम लिया जा रहा है कि H2 में हमारा नास्टूडियम ऑफिसनालिस S1 के बनिस्बत में ज़्यादा है। इसके कारण से हमारा नास्टूडियम के बिहेव पे जो है सो हमारा ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। दूसरा कहता है डाययूरेटिक। डाययूरेटिक हम जानते हैं जब बॉडी में इन्फ्लामेशन की बात आता है, जब हमारी बॉडी में कार्डियक की बात आता है, जब हमारी बॉडी में नेफ्रोपैथी की बात आता है, तो सबसे पहला नेफ्रोपैथी डॉक्टर जो है सो डाययूरेटिक मेडिसिन लिखता है। अब डाययूरेटिक मेडिसिन क्या होता है कि यूरिन को फ्लो को बढ़ाना। हमारे कितने डॉक्टर हैं कि जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो डाययूरेटिक मेडिसिन कहाँ कहाँ देते हैं। जब यूरिन का फ्लो ना होता है तो देते हैं, जब यूरिन का फ्लो ब्लॉक हो जाता है तो देते हैं, जब आपका कार्डियक डिस्टर्ब रहता है तो देते हैं, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है तो देते हैं, पेट में एसाइटिस होता है तो देते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है तो देते हैं, पल्विलरी इफ्यूजन होता है यानी लंग्स में पानी होता है तो देते हैं। तब इसका मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई ऑर्गन से जो ब्लड का फ्लूइड को मतलब यानी सिक्रेशन को बढ़ाना चाहिए था, वो सिक्रेशन ना बढ़ा करके बॉडी में ही ऑब्जेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट बॉडी में ही जमा कर लिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी में ब्लड को फिल्टर कर रहा है लेकिन वाटर को इंक्रीज बाहर लेवल में ना छोड़ करके हमारी बॉडी में ही छोड़ दे रहा हो, कैपिलरी वहाँ से मतलब यानी एडजस्टमेंट कर ले रहा हो वहाँ से। ठीक है। कहता है डाययूरेटिक यह यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है और किडनी एंड यूरिन ट्रैक्ट के लिए हेल्पफुल माना जाता है। तभी तो हम H2C2C17 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 H6C6C17 ये चीज़ होता है। 2 मेडिसिन बताता हूँ मैं आपको कि जो आप समझ करके उस चीज़ को आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 2 तरह से यूरिन ब्लॉक होने का चांस रहता है। यूटीआई इन्फेक्शन होने का कारण 2 होता है। एक तो होता है कि हमारा किडनी जितना यूरिन को फिल्टर करना चाहिए तो उतना यूरिन को आउटपुट नहीं किया, एक इसके कारण से भी आपका वाटर में बॉडी में से यूरिन का बाहर आउटपुट का ड्यूरेशन कम हुआ। दूसरा बताता है कि यूरिन आउटपुट तो बॉडी में नहीं हो रहा है ज़रूर, लेकिन किडनी को जितना बनाना चाहिए था उतना बना रहा है। अब इसका मतलब है कि 2 ऑप्शन बताते हैं आपको, जैसा में EGFR जो होता है, EGFR जो होता है कब जांच कराते हैं, जब हम RFT जांच कराते हैं तो क्रेटिनाइन को जो नीचे में रेशियो रहता है उसका नीचे में ये EGFR लिखता है। तो EGFR अगर बॉडी में अगर कम हुआ किसी को तो सोच लीजिए कि उसका किडनी का फिल्ट्रेशन कम हुआ, यानी यूरिन को जो किडनी को जो बनाने का जो कंटेंट था वो कम बना रहा है। बेचारा हमारा यूरेटर और ब्लडर हमारा बराबर है, कोई तरह आ रही है सर। अगर EGFR कम आता है जी तो ब्लड यूरिया भी मतलब नॉर्मल है और जो क्रेटिनाइन भी नॉर्मल है, तो इधर इसमें इफेक्ट आ रहा है। आपका यूरिया उसमें किडनी का न्यूट्रिशन कम है, वहाँ पे बी की ज़रूरत है। H6C6L1 BE दे दीजिएगा ना, आपका यूरिन को फ्लो बढ़ जाएगा। जनरल टॉन H6L1 BE, हाँ ये ज़्यादा काम करेगा उस पर, अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो।
ठीक है। अगर डिजीज़ है तो मतलब यानी फिर A1RE S6H2C2 या S6C6L1A1RE ये दीजिएगा तो आकर के उसको स्टिमुलेट को बढ़ाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन बनता है, तो वही चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हमारा कौन सा कंटेंट में हमारा H2C2 के रिलेटेड रहेगा और कौन सा कंटेंट में S6C6 रहेगा और कौन सा कंटेंट में RE रहेगा, कौन सा कंटेंट में B रहेगा। तो ये चीज़ को देखना है, तभी तो हम आपको मतलब किडनी स्टोन को आसानी से हम रिड्यूस करवा सकते हैं और किडनी को यूरेटर को हम देख करके हम उसको आसानी से हम पकड़ सकते हैं इसको क्या है। अब दोनों पेशेंट आया, एक नेफ्रोपैथिक CKD वाला आया और एक जो है सो क्रॉनिक जो है सो रीनल कैलकुलिस वाला आया, और दोनों पेशेंट आपके पास बैठा और दोनों बोल रहा कि सर मेरे को भी यूरिन नहीं आ रहा है, मेरे को भी यूरिन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों का अलग अलग है। अगर सपोज डैट कभी भी अगर किडनी में ज़्यादा दिन तक अगर स्टोन रहा तो भी EGFR का लेवल घट सकता है, क्योंकि जहाँ पे जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट कर लेता है, यानी वहाँ पे एक स्कार बन जाता है। ज़्यादा देर कंटिन्यू रहने के कारण जो है सो वहाँ पे एडजस्ट नहीं होता है, वहाँ पे भी फिल्टर ख़राब होने का चांस रहता। तो वो उस वक्त तो आपको क्रेटिनाइन तो बराबर दिखेगा, आप तो डॉट में रहिएगा कि चलो भाई आपको पुराना है तो देख लीजिए क्रेटिनाइन जब जांच कराइएगा तो उसमें क्रेटिनाइन नॉर्मल दिखेगा। लेकिन आने वाले वक्त में उसको जो 60 साल में जो किडनी ख़राब होना चाहिए ना, उसको 40 साल में ख़राब होने का चांस हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है जब तक एनर्जी रहता है, जब तक उन्होंने प्रमोट करते रहता वो। तो अब देखिए यहाँ पे कि अगर किडनी में अगर नेफ्रॉन का डैमेज हुआ है, या तो फिर नेफ्राइटिस है या तो फिर CKD है, तो वहाँ पे S6, C6, C17, A1, F1, VEN1, RE। अगर इसमें आपको CKD नहीं है, अगर यूरिन का फ्लो नहीं हो रहा है और यूरेटर में भी कंकर वगैरह नहीं है, तब हमारा वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी है। तो S6, C6, L1, BE अगर पुराना है तो VEN1 के साथ में ऐड कर सकते हैं। अगर उसमें अगर किडनी में पेन हो रहा है तो VEN1 के साथ में बर्बन भी दे सकते हैं। दोबारा रिपीट कीजिए। S6, C6, C17, A1, VEN1, RE। ये हो गया CKD। फिर से बोलता हूँ मैं, S6, C6, C17, A1, VEN1, RE। ये हो गया फॉर द CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज पे काम करेगा ये ज़्यादा। नहीं, D4 में RS बेस में देना है। D4 में RS बेस में देना है। दूसरा है कि अगर CKD नहीं है तो S6, C6, L1, S6, C6, L1, BE ये भी D4 में देना है। इसमें आपका यूरिया भी बढ़ा हुआ रहेगा तो भी कवर कर लेगा उसको। ये 2 किडनी के रिलेटेड से हुआ, एक न्यूट्रिशन बेस पे, एक जो है सो आपको CKD बेस पे। दूसरा लिखिए, अगर ये दोनों का मेंटेन सही है, दोनों को मेंटेन सही है, अगर CKD भी नहीं है, क्या हम दोनों को दे सकते हैं? अगर दोनों में आप दे सकते हैं, एक में अगर वो दोनों में दीजिएगा तो ऐसा मत दीजिएगा, दोनों में एक में अलग कीजिएगा। फिर एक में S6, C6 है ना, तो दूसरा में कर दिएगा S6 के साथ में दूसरा दीजिएगा कि H2C2 A2 L1 BE, और उधर दीजिएगा S6, C6, C17, VEN1, RE। ऐसा दीजिएगा तो दोनों चीज को कवर कर लेगा। BE ये जो है सो ऑल फिल्टर मतलब और किडनी प्लस लीवर दोनों को कवर कर लेगा। ये यूरेटर को भी कवर कर लेगा, ब्लडर को भी कवर कर लेगा। S2C2 A2 L1 VEN1 BE एक, और उसके अल्टरनेट में दे दिएगा S6 C6 C17 A1 F1 VEN1 RE। ये दोनों हो गया आपका। प्लस जो है सो तीसरा जो ऑप्शन आता है कि सर हमारे पास किडनी में स्टोन अड़ गया है, यानी यूरिन को फ्लो किडनी सही बना रहा है लेकिन हमारा वहाँ पे आपको फ्लो नहीं हो रहा है, तो हमारा यूरेटर में जो प्रॉब्लम हो रहा है, तब उसको दीजिएगा S2C2 C17 VEN1
RE, H2C2C17 बेनवन RE। ये कैसा भी यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट रहेगा तो आपको मतलब कि नहीं रुक जाएगा। और इसी चीज़ को अगर मान के चलिए एक और ऑप्शन रहता है कि आप जो है सो H2C2C17 बेनवन RE, ये भी D4 में RS में रहेगा। तीसरा ऑप्शन रहता है कि हमारा किडनी भी सही है, फिल्ट्रेशन भी सही है, न्यूट्रिशन भी सही है, यूरेटर भी सही है। अब जा कर के रुक रहा है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड पे, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी रहेगा तो भी यूरिन का फ्लो नहीं होगा। अब वहाँ पे देखिए H2C2A2L1 बेनवन GE 200, H2C2A2L1 H2C2A2L1 बेनवन GE 200। ये आप दे दीजिएगा ना तो आपको ये प्रोस्टेट को मतलब क्या नहीं उसको, अब H2C2 का मतलब क्या हो गया, ये आपको सिस्टो बूस्टर के जैसा काम करेगा, क्योंकि H2C2A2L1 बेनवन GE उसमें भी है, ठीक है। लेकिन उसमें जो है सो C4 है जो सिस्ट नहीं है। हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है बिल्कुल हार्ड नहीं रहता है, इसलिए मैं इसमें C4 नहीं डाला, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो इसमें आपको ये 4 ऑप्शन मिला, ये आपको चारों तरह के आपको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको डिजीज को हम कंडीशन या हिस्ट्री के समझ से मतलब गाने हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब ये कहता है कि डायरेटिक के जैसा काम करता है। अब देख लीजिए कि कोई ऐसा प्लांट नहीं बताया मैं, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं बताया कि जिसमें नास्टूटियम का रोल नहीं है। S6 में भी है, S2 में भी है, S1 में भी है ना। तो उसके बिहार पे ये डायरेटिक जो मेडिसिन जो रोल बताया गया है कि जो हमारा ये डायरेटिक का काम करता है नास्टूटियम ऑफिसनाली में, तो इसके काम पे करता है। तीसरा कहता है कि हमारा एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट के नाम सुने हैं कि जब कोई बलगम वाली जो खांसी आता है तो उस पर बहुत अच्छा काम करता है ये चीज़ का, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए कहता है कि यह कफ एंड ब्रोंकलाइस म्यूकस को निकालने में हेल्प करता है। यानी कफ जो बलगम है तब हम देते हैं, क्या देते हैं, H2C2A2P2 बेनवन। अगर निकालना है तो बाई ही, सुखाना है तो GE, अगर सूखा है तो BE। H2C2A2P2 बेनवन BE या बाई या GE, आपके कंडीशन के हिसाब से। देखिए कि बलगम बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको उसको BE दे दीजिए। अगर ये बलगम ज़्यादा निकल रहा है तो निकाल के पूरा क्लियर कर लीजिए बाई से, ठीक है। अगर हल्का निकल रहा है तो आपको वहाँ पे GE करवा लेती। यानी एक्सपेक्टोरेंट पे बहुत अच्छा काम करता है। अभी कल मेरे पास पेशेंट आया था, एक फाइब्रेटिक था लंग्स में, ठीक है। अभी उसको मेडिसिन दिया हूँ मैं, देखिए रिजल्ट आता तो बताएंगे आपको, ठीक है। दूसरा कहता है डाइजेस्टिव स्टिमुलेट। अब ये इसमें जो केमिकल जो है फाइटो केमिकल जो काम करता है, क्या सर, डाइल्यूशन सेकंड दीजिएगा, उसको फर्स्ट दीजिएगा, उसको फिर D6 दीजिएगा। कितना पुराना है उसके ऊपर डिपेंड आप करता है, बेहतर रहेगा। थर्ड से नीचे तक आते आते आपको थर्ड सेकंड फर्स्ट आते आते फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ता, पेशेंट दोबारा तो पलट के आते ही नहीं है, फिर दूसरा को लेकर आता है, डॉक्टर साहब मेरा तो ठीक हो गया, इसको भी खांसी हो रहा है, ठीक है। तो अपन वैसा ही करना, ठीक है। तीसरा कहता है डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, यह भूख को बढ़ाता है। तभी तो हम बताए थे कि अगर किसी को भूख नहीं लग रहा है तो एक ही स्टिमुलेटर मेडिसिन बताता हूँ मैं जो भूख को बढ़ाता है, वो हर पेशेंट को दीजिए। जो स्कूल कॉलेज जो करता है बच्चे, उसको जो भूख नहीं लगता है, पानी छोड़ के आता है, खाना छोड़ के आता है टिफिन में, आप उसको दीजिए। S1A1 का S1A1RE का ग्लोबल्स बनाइए D4 में, S1A1RE। छोटा बच्चा कोई भी आए, स्कूल जाता, बोलता है स्कूल जाता, ये मेरे तरफ से गिफ्ट रहा, इस तरह से उसको देखो चिपका दो। कुछ न कुछ चॉकलेट, दुकान में हमारे वाली साहब बोलते थे कि फ्री में कुछ चॉकलेट बांटते थे, तो हमारे पास भी उसी तरह से चॉकलेट बना देंगे। छोटा छोटा डब्बी, 10 दिन का, ज़्यादा नहीं, 10 दिन का दीजिए। 5 गोली उसको पानी में डालने के लिए बोलिए, उसकी माँ को बोल दीजिए,
आप जाने लगे स्कूल कॉलेज तो उसको पानी का बोतल में ही 5 टैबलेट डाल दो, उसको मिला दो, जब भी ज़रूरत पड़ा तो पानी ये पिएगा, पूरी बॉडी को एनर्जी मिलेगा, थकान महसूस नहीं होगा, वीकनेस कमजोरी ख़त्म हो जाता, महसूस ही नहीं होता उसको एनर्जी लॉस बोल करके। लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस को बहुत अच्छा मेंटेन काम करेगा ये चीज़ का, ठीक है। और डाइजेशन को बढ़ाता है तो ये बढ़ा देगा आपको। दूसरा कहता है ब्लड प्यूरीफाई। अब ब्लड प्यूरीफाई में आइए, यह क्या कहता है, यह ब्लड प्यूरीफाई का काम करता है। जितने भी बॉडी में टॉक्सिसिटी को जो निकालने का जो काम करता है, हमारा ये नास्टूटियम ऑफिसनली पे वर्क करता है ये, क्या कहता है। और कहता है इसमें एक रिच न्यूट्रिशन होता है, नीच न्यूट्रिएंट्स, यानी नीच एक बहुत ज़्यादा केमिकल जो होता है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा बॉडी में केमिकल जो काम आने वाला जो होता है, आपको विटामिन ए, सी, के, आयरन, कैल्शियम, मेन प्रोटीन मिलता है इसमें। इतना इसमें जो है सो बहुत ज़्यादा केमिकल पाया जाता है, ठीक है। कहता मेन यूज जो होता है इसका जो होता है क्या होता है भाई, कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइट, ब्रोंचिवस्क्यूलर्स यानी ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया, है ना, ड्राई कफ, बेड कफ, यूरिनरी इन्फेक्शंस और स्किन प्रॉब्लम और वीक डाइजेशंस, यानी डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए ये जो इतना जो होता है सो हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स मैं बताता हूँ मैं, देखिए एक जो लिखिए आपको मेडिसिन में जो नास्टूटियम ऑफिसनली पे वर्क करने वाला जो केमिकल के बिहाफ पे कहता है H2C2A1F1L1REW। H2C2A1F1L1REW ये जो है सो कहाँ काम करेगा देखिएगा। H2C2A1 है, A1 का मतलब यानी पावर जनरेट कर रहा है, और ये H2C2 का मतलब क्या हुआ, कहीं पे भी म्यूकस डिस्चार्ज को क्रिएट कराएगा। डाइल्यूशन जब बताएंगे तो समझ में आएगा। डाइल्यूशन इसको लिखिए D1 या D2 या D3। तो ये इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो डिस्चार्ज की कमी हो रहा है, फ्लूइड की कमी हो रहा है, वहाँ पे काम करा रहा है। तो क्या काम कर रहा है भाई, H2C2A1F1L1REW ये जो है सो स्पर्मेटोरिया, स्पर्म को मेंटेन करेगा ये, D1 या D2 या D3। दूसरा लिखिए S1C1A1F1RE, S1C1A1F1RE D6 या थर्ड, ये कोल्ड कोराइजा, सर्दी खांसी, नज़ला, बलगम, ड्राई कफ, बेड कफ, यानी ज़्यादातर रेनाइटिस में ज़्यादा काम करेगा ये, बार बार छींक में, एलर्जी में, साइनसाइटिस में, रेनाइटिस में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका लिखिएगा 10th या थर्ड या D6 आपके कंडीशंस। ज़्यादा पुराना है 10th से चालू कीजिए, नहीं तो फिर आपको थर्ड चालू कीजिए, नहीं तो फिर D6 चालू कीजिए, D6 से नीचे आ जाइएगा। दूसरा कहता है H2S5C10, H2S5C10L1F1A1W, H2S5C10L1F1A1W थर्ड। दूसरा प्रोटोकॉल इसी में लिखिए, और S1C15BE, S1C15BE सेकंड, ये एनी टाइप ऑफ द चेस्ट बर्निंग, हार्ट से रिलेटेड हो या एपिगैस्ट्रिक रिलेटेड हो या स्टोमक से रिलेटेड हो या तो फिर एसोफेगस के रिलेटेड हो, या हैवी डाइजेशन नहीं हुआ है तो नॉर्मल डाइजेशन का प्रॉब्लम रहा तो भी आपको ये चीज़ दे सकते हैं इसको। S1C15BE का सेकंड डाइल्यूशन और नीचे वाले को थर्ड डाइल्यूशन। चौथा लिखिए आपको एनीमिया, एनीमिया का मतलब यानी खून की कमी, S1C4A3WEBE,
S1C4A3WEBE, ये D4 में देना है। S1C4A3WEBE, ये D4 में एनीमिया में काम करेगा। क्यों ऐसा काम करेगा भाई? S1 जैसे हम मानते हैं, जानते हैं क्या है, C4 हमारा मिनरल को बढ़ाएगा और बोन मैरो पे अफेक्ट ज़्यादा है इसका। W और BE ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और W हमारा न्यूट्रल करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद कहता है अब्डोमिनल पेन में एक लिखिए S2C1S5F1/2/E। ऐसा तो S1/1/E भी दीजिएगा तो स्टोमक कम हो जाता है, S10/1/E भी दीजिएगा तो भी कम पेन कम हो जाता है, यानी BE कहीं पे भी पेन को ये कवर करेगा। अब उसके रिलेटेड से आप जहाँ का पेन का हम ऐड करना चाहेंगे वहाँ का पेन कम हो जाएगा। अगर C1/1/E दे दिए तो कहाँ काम करेगा? C1/1/E हेडेक को भी काम करेगा और टेस्टिकल पेन को कम करेगा। बहुत अच्छा, याद रखिएगा। S2C1S5F1/2/E निगेटिव, यानी D6 में दीजिएगा, फ्रीक्वेंट डोज दीजिएगा। दूसरा कहता है S2C15RE, S2C15RE, ये जो है हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट पे बहुत अच्छा काम करता है। लिखें, एक ही चीज़ ध्यान देना है कि हमको कहीं पे भी दो तरह से पेन होता है। एक पेन होता है जो ऑर्गन से रिलेटेड पेन होता है और एक होता है नर्व या मसल से रिलेटेड पेन होता है। ये चीज़ समझिएगा ज़रूर। तीन चीज़, एक मैं अभी बताता हूँ, मैं एक 3 पेन बताता हूँ मैं, जो चेस्ट पेन और हार्ट पेन और मसल्स पेन को डिफ्रेंसेस करता हूँ मैं, कि हम कैसा मानेंगे कि ये हार्ट का पेन है, कैसा मानेंगे कि ये लंग्स का प्रॉब्लम है, कैसा मानेंगे कि ये चेस्ट पेन का अपर मसल्स पेन है। ये तीनों चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब यानी कन्फ्यूज़न होता है इंसान को, और वो चीज़ को समझना ज़रूरी है। कभी कभी लंग्स का रिलेटेड वाले को हार्ट मान लेते हैं और हार्ट का रिलेटेड को लंग्स मान लेते हैं, और ये दोनों चीज़ में ना छोड़ करके हम सोच लेते हैं ऐसे ही सर्दी खांसी बुखार से, सर्दी से हो रहा, ठंडा से हो रहा, जिसके कारण से कुछ आगे भुगतना हो जाता है। तो जब कोई पेशेंट आए कि हमारा चेस्ट में दर्द हो रहा है, आपको सामने फ़ोटो दिख रहा बराबर, ये अगर बता रहा है हमारा पूरा पेन बता रहा है, तो हम उस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। आज मेरे पास एक पेशेंट आया था और उसका हिस्ट्री लेना ज़रूरी होता है, चेस्ट पेन से रिलेटेड हिस्ट्री हो लेना ज़रूरी होता है। अगर कोई इंसान अगर बता रहा है, सभी देखिएगा कि ये पेन अगर बता रहा है कि ऐसा दबाने पे पेन हो रहा है, ये ऐसा पेन अगर पंच कर रहे हैं यानी प्रेस कर रहे हैं तो पेन हो रहा है, तो ना तो ये हार्ट का पेन है और ना तो ये लंग्स का पेन है, ये पेन है मसल्स स्पाज्म का। ठंडा से भी हो सकता है या ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है तो भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल पेन बोल सकते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन। दूसरा पेन होता है कि जो पेशेंट को आप सांस लेने के लिए बोलिए, लॉन्ग ब्रीथिंग, आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा सर। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट समझ में आ गया ना, कि जब हम प्रेस करके हम देख लेते हैं, अगर इसको समझ में आ रहा है, अगर पेन अगर आ रहा है, तो ना तो हमारा ये हार्ट का पेन है ना तो हमारा ये लंग्स का पेन है, ये सीधा पेन है हमारा मसल्स स्पाज्म का, ये न्यूरोलॉजिकल पेन होता है। तो इसमें ना तो हार्ट की हमको ज़रूरत है देखने का, ना तो हमारा लंग्स की देखने का ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट बताता है कि जब हम सांस लेते हैं, लॉन्ग ब्रीथिंग लेते हैं, ऐसा सांस लिए और अगर बीच में वो सांस रोक दिया, सांस लेने रुक गया ऐसा, यानी ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया वो सांस, तो समझिए कि उसका लंग्स का प्रॉब्लम है। तो हमारा उसमें हो सकता है कि ब्रोंकाइटिस होता है, निमोनिया हो सकता है, लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, फाइब्रेटिक हो सकता है। ये 2 हो गया। तीसरा जो होता है सो हार्ट पेन जो होता है, वो आपको ऐसा बोलेगा, ऐसा पेन नहीं बताएगा। ये जैसा मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना,
ऐसा पेन नहीं बताएगा, वो बताएगा कि डॉक्टर साहब ऐसा पेन हो रहा है, ये ऐसा पेन हो रहा है। ठीक है, तो ये पेन का मतलब होता है कि हमारा क्या होता है कि जो है सो अंदर से वो कंजेशन महसूस हो रहा है, जितना हार्ट पंप करना चाह रहा है उतना हार्ट पंप नहीं कर रहा हो। और ये कभी कभी कैसा होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन ये जो है सो अब नॉर्मल रहता है, तो कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी दर्द नहीं होता है, यानी ब्लिंकिंग पेन होगा, छोड़ दिया रिलैक्स हो गया, फिर मतलब यानी थोड़ा देर के बाद फिर से हुआ। तो ये समझिए कि ये हार्ट का कंजेशन का पेन होता है ये चीज़ को। तो तीनों चीज़ में तीनों का मेडिसिन से अलग अलग होता है। आपको दोनों चीज़ को मतलब यानी एप्लीकेशन भी आपका अलग होगा और इसका मेडिसिन ओरल भी अलग होगा। तो जब हमारा लंग्स के रिलेटेड से रहता है तो उसमें जो रहता है, और हार्ट के रिलेटेड से रहता है तो उसका एप्लीकेशन रहता है A3C5F2WE, उसमें A3 से रिलेटेड रहता है। और नॉर्मल में अगर ऊपर A3C5F2WE ये आपको फर्स्ट डाइल्यूशन स्प्रे करिएगा ना, तो हार्ट का रिलेटेड से जितना भी कंजेशन साइज रहेगा वो पूरा को कवर कर लेगा। अगर ये मतलब मसल्स की पेन का रहेगा या लंग्स के रिलेटेड से रहेगा तो हमारा A2C5F2WEB ये दीजिएगा तो आपको कवर कर लेगा। चेस्ट वाला उसमें भी काम करेगा लेकिन कम करेगा, लेकिन इसमें जो स्पेशल रहेगा A2C5F2WEBE। ये तो लिखिए सर, तो आप सुनाते हैं A2 उसमें A3C5F2WEB और इसमें A2C5F2WEB, A2C5F2WEB और उसमें A3C5F2WEB। हाँ, फर्स्ट डाइल्यूशन से दीजिएगा सर। ज़्यादातर कहीं पे भी अगर ब्लड का कंजेस्टेड ज़्यादा है तो वहाँ पे D4 ना लगा। सर आप दो बोले यार, A3C5F2WEB। हाँ, ये हार्ट के लिए, अगर हार्ट से रिलेटेड अगर अंदर में रहा तो, अगर मसल्स के लिए रहा तो A2, हार्ट के लिए A3 और नॉर्मल के लिए A2। हाँ ये भी बात में हाँ, स्प्रे है ना? हाँ स्प्रे ही है, दोनों स्प्रे ही है। ठीक है, ये जो था सो आपका नाइस्ट्रोटियम प्लांट्स का मतलब कुछ केमिकल था, उसके बारे में डिटेल जानना था कि हम किस बिहेव पे हम क्यों इसको हम इतना मोटिवेट कर के हम पढ़ते हैं, और मेडिसिन्स को हम हर मेडिसिन्स में S1 हर मेडिसिन्स में S2 क्यों देते हैं। इसका कारण यही है कि जो इसमें जो 8-9 प्लांट जो है, जबकि S ग्रुप का जितना भी प्लांट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है S ग्रुप और C ग्रुप, क्योंकि मेन मेडिसिन जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोपैथिक में S ग्रुप और C ग्रुप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ही मेन इम्पोर्टेंट है। उसके सपोर्टिंग में क्या कारण से आया उसके लिए है, दोबारा ना हो उसके लिए है, हो गया है तो क्या करना है उसके लिए है, कैसा हीलिंग कराना है उसके लिए है। मेन जो डिजीज हमारा है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, इसलिए S ग्रुप और C ग्रुप का प्लांट विशेष तरीके से पढ़ना चाहिए। हिप्पोकस्टैनम हो गया, सिंचोना कैलिसाया हो गया, सिंचोना सक्रूबा हो गया, है ना, एक्यूलस हिप्पोकस्टैनम हो गया, ये सब जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है हमारा S10 S12 तक और C ग्रुप का C17 तक। बहुत अच्छा ऑथेंटिक मेडिसिन मिलेगा आपको। तो अभी तो हमारा 3 ही प्लांट हुआ है, अभी चलेंगे ना तो 9 प्लांट होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि हर मेडिसिन तकरीबन आप सेलेक्ट करने के लिए जान जाएंगे कि हम इसके साथ में क्या होता है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड से किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।